नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिनकी कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। मतलब सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने आधुनिक दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया और साथ ही खुद को भी लगातार बदला। हम बात कर रहे हैं बिल गेट्स की। हम उनके जीवन को ना 3 अलग-अलग एक्ट्स या अध्यायों में बांटकर देखेंगे। शुरुआत होती है एक थोड़े से शर्मीले, सामाजिक रूप से असहज लेकिन बेतहाशा जिज्ञासु कोडर से। फिर वो बनते हैं टेक दुनिया के एक बेहद आक्रामक और ताकतवर लीडर, और आखिर में उनका रूप बदलता है दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियों और समस्याओं से लड़ने वाले एक वैश्विक परोपकारी इंसान के रूप में। ये सफर सच में बहुत ही दिलचस्प है। तो आइए देखते हैं कि हम इस सफर को किन 5 मुख्य पड़ावों में समझने वाले हैं। सबसे पहले द बॉय हु कोडेड, फिर बिल्डिंग द माइक्रोसॉफ्ट एम्पायर, उसके बाद द एंटी ट्रस्ट रेकनिंग, फिर द फिलैंथ्रोपिक पिवट और अंत में फाइटिंग क्लाइमेट एंड डिजीज। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, द बॉय हु कोडेड। यहां से शुरुआत होती है सियाटल के उस जिज्ञासु लड़के की जिसने आगे चलकर टेक की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति की नींव रखी। बचपन की बात करें तो बिल गेट्स शारीरिक रूप से थोड़े छोटे और सच कहें तो थोड़े असहज थे, लेकिन उनका दिमाग वो किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं था। मतलब जरा सोचिए, सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने घर का पूरा विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया पढ़ डाला था। और फैमिली कार्ड गेम्स में तो वो इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव थे कि कोई भी हैरान रह जाए। उनका ये विद्रोही स्वभाव इतना बढ़ गया था कि छठी कक्षा में उन्हें एक मनोवैज्ञानिक के पास तक भेजना पड़ा। लेकिन उनकी जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट आया 13 साल की उम्र में, जब उन्होंने एक टेलीटाइप मशीन पर अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम टिक टैक टो लिखा। यहीं से उनके अंदर का वो जीनियस दुनिया के सामने आना शुरू हुआ। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। 1968 में लेकसाइड स्कूल में उस टेलीटाइप मशीन की खोज ने उनके अंदर कोडिंग का ऐसा जुनून पैदा किया जो कभी खत्म नहीं हुआ। 1973 आते आते उन्होंने प्री लॉ की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कदम रखा। लेकिन उनका दिल तो कहीं और ही था। क्लास से ज्यादा उनका समय रातों रात चलने वाले पोकर गेम्स और कोडिंग में बीतता था। नतीजा ये हुआ कि महज 2 साल बाद 1975 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाने के लिए हार्वर्ड की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। भाग 2, बिल्डिंग द माइक्रोसॉफ्ट एम्पायर। 1970 के दशक के मध्य में यहीं से एक बहुत ही बड़े तकनीकी साम्राज्य की असल शुरुआत हुई। ये गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन के गजब के कॉन्फिडेंस की कहानी है। हुआ यूं कि उन्होंने एक मैगजीन में दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 देखा। उन्होंने तुरंत इसे बनाने वाली कंपनी MITS को फोन घुमाया और कहा कि उनके पास इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार है। मजे की बात यह है कि असल में उनके पास कोई सॉफ्टवेयर था ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार 5 हफ्तों तक दिन रात कोडिंग करके उन्होंने बेसिक प्रोग्राम तैयार किया और आखिरकार रॉयल्टी का वो अहम समझौता हासिल कर लिया। बस यहीं से असली माइक्रोसॉफ्ट का जन्म हुआ। लेकिन रातों रात इस इंडस्ट्री का सरताज उन्हें जिस चीज ने बनाया वो था उनका एक बहुत ही चतुर मास्टर स्ट्रोक। 1980 में IBM अपने नए पर्सनल कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर ढूंढ रहा था। उस वक्त पूरी दुनिया को लगता था कि असली पावर हार्डवेयर में है, लेकिन गेट्स को पता था कि भविष्य सॉफ्टवेयर का है। उन्होंने क्या किया? $75,000 में एक बना बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा, उसे IBM PC के लिए MS-DOS के रूप में ढाला और सबसे बड़ी बात, उसके लाइसेंसिंग अधिकार अपने ही पास रखे। यानी वो अपना सॉफ्टवेयर IBM के अलावा बाकी कंपनियों को भी बेच सकते थे। इसी एक फैसले ने पूरी इंडस्ट्री का नजरिया बदल कर रख दिया। और उस एक फैसले का असर वो बिल्कुल अविश्वसनीय था। 1982 के आखिर तक माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचकर लगभग $32 मिलियन की शानदार कमाई कर ली थी। और सच बताएं तो ये सिर्फ एक शुरुआत भर थी। अब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर का माहौल बड़ा ही दिलचस्प और विरोधाभासों से भरा था। अगर आप बाहर से देखें तो ये एक बहुत ही कैजुअल सी जगह लगती थी, जहां कर्मचारी सूट के बजाय स्वेटर पहनते थे, बिखरे बाल होते थे और काम के घंटे भी लचीले होते थे। लेकिन अंदर की सच्चाई एकदम अलग थी। वहां काम का दबाव बहुत भयानक था। खुद बिल गेट्स 16-16 घंटे काम करते थे। कंपनी में एक निर्मम प्रतिस्पर्धा थी और अगर किसी को तकनीक की सही समझ नहीं है तो उस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता था। यही वो आक्रामक एनर्जी थी जो इस कंपनी को रॉकेट की तरह आगे बढ़ा रही थी। भाग 3, दी एंटी ट्रस्ट रेकनिंग। अब जाहिर सी बात है, जब कोई कंपनी इतनी बेतहाशा रफ्तार से बढ़ती है तो सरकार की नज़र उस पर पड़ना तय है।
1998 के उस ऐतिहासिक एंटी ट्रस्ट मुकदमे के तथ्यों को अगर हम देखें तो अमेरिकी न्याय विभाग और 20 राज्यों ने आरोप लगाया कि माइक्रोसॉफ्ट अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरी कंपनियों को डरा धमका रहा है ताकि वो प्रतिद्वंदियों के बजाय सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करें। इस मामले में गेट्स ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से गवाही नहीं दी, बल्कि एक टेप किए गए वीडियो में कई अहम बातों की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। आखिरकार ट्रायल जज ने आदेश दिया कि माइक्रोसॉफ्ट को 2 अलग-अलग कंपनियों में बांट दिया जाए। हालांकि बाद में अपील करने पर इस फैसले को पलट दिया गया और अंततः एक समझौते के साथ इस विवाद को सुलझा लिया गया। भाग 4, द फिलैंथ्रोपिक पिवट। जैसे ही हम नई सदी में प्रवेश करते हैं, प्राथमिकताओं में एक बहुत बड़ा 180 डिग्री का बदलाव देखने को मिलता है। उनके इस सफर के ये दोनों पहलू सच में बहुत अलग हैं। एक तरफ वो माइक्रोसॉफ्ट युग था, जहां दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने के लिए दिन रात एक किया जा रहा था, और फिर आता है 2000 के दशक का परोपकार का युग। यहाँ उन्होंने फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में अपना पूरा समय, अपनी पूरी संपत्ति दुनिया के सबसे बड़े संकटों को सुलझाने में लगा दी। एक रोजमर्रा के कॉरपोरेट लड़ाके से एक वैश्विक मार्गदर्शक बनने का ये सफर वाकई कमाल का है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का विजन बहुत ही विशाल और महत्वाकांक्षी था। उनका मुख्य फोकस था वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना और दुनिया भर में गरीबी को कम करना। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में काम करते हुए 2014 तक इस फाउंडेशन ने $40 बिलियन से भी ज़्यादा का एक बहुत बड़ा एंडोमेंट फंड इकट्ठा कर लिया था। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि वो सिर्फ अपनी संपत्ति ही नहीं दे रहे थे, बल्कि दुनिया भर के अरबपतियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने द गिविंग प्लेज की शुरुआत की। ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों द्वारा अपनी आधी से ज़्यादा संपत्ति अपने जीते जी या मृत्यु के बाद धर्मार्थ कार्यों के लिए दान करने का एक वादा है। इस एक पहल ने दुनिया के तमाम दौलतमंद लोगों के सामने एक चुनौती रखी कि कैसे इस अपार संपत्ति का इस्तेमाल पूरी दुनिया की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। भाग 5, फाइटिंग क्लाइमेट एंड डिजीज। जीवन के इस ताज़ा अध्याय में उन्होंने अपना ध्यान मानवता के सामने खड़े सबसे बड़े और खतरनाक संकटों पर केंद्रित किया है। आज वो जिन जटिल वैज्ञानिक चुनौतियों से लड़ रहे हैं और उनमें जिस स्तर का वित्तीय निवेश कर रहे हैं, वो सच में हैरान करने वाला है। उदाहरण के तौर पर कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने वैक्सीन और उससे जुड़ी मदद के लिए $360 मिलियन से भी ज़्यादा देने का वादा किया। 2017 में अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी पर रिसर्च के लिए उन्होंने $100 मिलियन का व्यक्तिगत योगदान दिया। और तो और वैकल्पिक ऊर्जा के मोर्चे पर 2024 में टेरा पावर के जरिए एक उन्नत परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। वो सिर्फ खुद ही प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकारों से भी बड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी सरकार से साफ तौर पर कहा है कि वो अपने स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान के बजट को बढ़ाए। अभी जो बजट 5 साल के लिए $6 बिलियन है, उनका प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर $12 बिलियन प्रति वर्ष कर दिया जाए। उनका मानना है कि अगर हमें जलवायु परिवर्तन से बचना है तो नए आविष्कारों की रफ्तार को बहुत तेज करना ही होगा। उनका ये संदेश इस पूरे मिशन की गंभीरता और तात्कालिकता को साफ दर्शाता है। उनका कहना है कि स्वच्छ ऊर्जा पर रिसर्च की रफ्तार को तेज करना ही विनाशकारी जलवायु परिवर्तन को रोकने का इकलौता तरीका है। यानी अब पूरा का पूरा फोकस सिर्फ मुनाफा कमाने पर नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा चमत्कार को खोजने पर है जो हमारी इस धरती को बचा सके। तो अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। एक इंसान जो कभी एक डिजिटल एकाधिकार बनाने के लिए जाना जाता था, आज वो पूरी दुनिया में एक ऊर्जा चमत्कार की तलाश में है। ये बदलाव पूरी दुनिया के भविष्य को किस तरह से बदल सकता है? इन तीनों ही अलग अलग चरणों ने हमारी दुनिया पर एक बहुत ही गहरी और कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। इस विषय पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।